गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो है वो क्लास B.Ed के लिए फर्स्ट ईयर के लिए है और सब्जेक्ट वही अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन इन स्कूल सब्जेक्ट। टॉपिक है चैलेंज ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल करिकुलम। 3.2 यूनिट का है और इसका पहला वाला भाग मैं अब दे चुकी हूँ 3.1। ये इसमें दो ही, इस यूनिट के अंदर दो ही हैं, 3.1 और 3.2 है। तो आज हम बात करेंगे विद्यालय पाठशाला में अनुशासन की चुनौतियाँ। चैलेंज ऑफ डिसिप्लिन इन स्कूल करिकुलम। तो विद्यालय पाठशाला में अगर हम अनुशासन के देखें तो निम्न की चुनौतियां दिखाई देती हैं। तो पहला तो यही है कि नवीन ज्ञान की खोज संबंधी चुनौतियां हैं। नवीन ज्ञान की खोज करना अनुशासन की एक बहुत बड़ी आधारभूत समस्या मानी जाती है और नवीन ज्ञान से जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं उनका समाधान किया जा सकता है। जैसे कि अगर हम देखें तो प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन एक समस्या है। वहाँ पर नामांकन पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय तक पहुँचते ही नहीं हैं। इससे कि विद्यालयों द्वारा सार्वभौमिकता के लक्ष्य तक पहुँचना भी कठिन हो जाता है। कितना भी प्रयास कर लो है, सार्वभौमिक शिक्षा है सब तक नहीं पहुँच पाती है। ऐसी स्थिति में नवीन ज्ञान की खोज इस प्रकार की जाए जिससे कि शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सके और नवीन ज्ञान से जो अनुशासनिक व्यवस्था में प्रभावशीलता लाई जा सके। तो नवीन ज्ञान की खोज एक ऐसी चुनौती है जो कि होना ही चाहिए। इसके बिना है वो विद्यालय की जो समस्याएं हैं उनको समाधान नहीं हो सकता है। दूसरी चुनौती है वो उपयोगिता एवं महत्व संबंधी है और उपयोगिता एवं महत्व संबंधी चुनौतियां जो हैं उसको इस प्रकार की हैं कि इसमें जिसने अनुशासन को, हमारे विद्यालय के अनुशासन को प्रभावित किया है। जैसे विज्ञान संबंधी विषयों को ज़्यादा उपयोगी माना जाता है और दार्शनिक संकाय के जो विषय होते हैं उनको इतना महत्वपूर्ण नहीं स्थान दिया जाता है। इससे क्या होता है कि समाज में है जो दार्शनिक विचारों को महत्वहीन मान लिया गया है और इससे जहाँ एक और शैक्षिक व्यवस्था में असंतुलन स्थापित हो गया है, वहीं दूसरी ओर अनुशासनहीनता की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। तो इस तरह से समाज में है जो कौन से विषयों को उपयोगी माना जा रहा है, कौन से विषयों को कम उपयोगी माना जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आई है। तीसरा आता है नीतियों के क्रियान्वयन एवं समन्वय संबंधी चुनौतियाँ। तो अनुशासन स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नीतियां बनानी पड़ती हैं और उन निर्देशों के क्रियान्वयन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। कई बार क्या होता है कि नीतियों के क्रियान्वयन किया जाता है तो कई संकायों द्वारा एक साथ प्रयास किए जाते हैं जो इन संकायों के बीच में समन्वय स्थापित करने में सहायक होते हैं। तो जब भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसलिए ज़रूरी है जब समस्या उत्पन्न होती है तो उन सभी का उसमें जिम्मेदारी मान ली जाती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वैज्ञानिक और जो दार्शनिक संकाय हैं इनके बीच में इस स्थिति में मतभेद भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन नीतियों के क्रियान्वयन में सफलता के लिए समन्वय होना आवश्यक। कहने का मतलब ये है कि जब तक दो क्षेत्र हैं उनमें अगर समन्वय नहीं होगा तो सही प्रकार से नीतियों को क्रियान्वित नहीं किया जा सकेगा। और लेकिन जब आपस में दो संकाय हैं या दो से ज़्यादा संकाय हैं वो आपस में समस्या उनमें हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में नीतियों का क्रियान्वयन है वो सही प्रकार से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है इसमें मूल्य और विकास संबंधी चुनौतियाँ। उत्तम अनुशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मूल्यों को पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए। इन मूल्यों के उचित विकास के लिए भी छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करते हुए आवश्यक मूल्यों को शिक्षा में स्थान देना चाहिए। वर्तमान समय में जो भौतिकवादी व्यवस्था है ऐसे इसके कारण जो नैतिक है, चारित्रिक है, मानसिक है, वो मानवीय है, ऐसे मूल्यों को शिक्षा में कम स्थान दिया जाता है। इससे ना तो छात्रों का नैतिक और चारित्रिक विकास हो पाता है और ना ही उनमें मानवीय मूल्यों का विकास हो पाता है। इसके फलस्वरूप होता क्या है कि बालक का सर्वांगीण विकास भी का जो लक्ष्य है उसे भी पूरा नहीं किया जा पाता है। अनुशासन की इस चुनौती को पूरा करने के लिए विकास के सभी पक्षों और मूल्यों के बीच समन्वय या सामंजस्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। क्योंकि मूल्य है और अगर हमें जो मूल्यों की शिक्षा हम बच्चों को नहीं दे रहे हैं और या नहीं दे रहे हैं पाठ्यक्रम में तो बच्चे जाहिर है कि वो बच्चे ही मूल्यहीन होंगे। तो इस तरह मूल्य और विकास संबंधी चुनौतियां हैं वो सामने खड़ी हो जाती हैं।
अब नेक्स्ट आता है विचाराभिव्यक्ति एवं अनुशासन संबंधी चुनौतियां। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि विचार की अभिव्यक्ति है उसकी भी समस्या बन जाती है। जैसे अगर दार्शनिक विचारों में देखें तो शिक्षा व्यवस्था के अंतर कई दार्शनिक विचार दिखाई देते हैं। तो दर्शन में जैसे कभी आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, प्रयोजनवाद है, तो कई प्रकार के दर्शन आपको दार्शनिक विचार दिखाई देती हैं। उसी प्रकार अगर देखें तो अनुशासन के मार्ग में भी कई बाधाएं दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में काफ़ी जो है वो अंतर दिखाई देता है। इसी प्रकार समाज में भी ऐसे कई लोग मिल जाएंगे आपको जो कि नियमों और परंपराओं में विश्वास नहीं करते हैं। कोई ईश्वर में भी आस्था नहीं रखता है, जैसे चारवाक होते हैं वो ईश्वर में आस्था नहीं रखती हैं। ऐसे भी अनुशासन को भी नियंत्रण मानते हैं और अनुशासनिक जो नियंत्रण मानने के कारण इन सभी चुनौतियों का जो समाधान भी सामंजस्य विचार और स्वानुशासन के द्वारा ही किया जाता है। तो ये भी चुनौती होती है कि अलग अलग जो विचारों का पोषण करने वाले लोग होते हैं वो सामंजस्यपूर्ण विचार नहीं रख पाते हैं। नेक्स्ट आता है समस्या के विभाजन संबंधी चुनौतियां। अनुशासन के द्वारा बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सरलता से नहीं किया जा सकता है। जब इन समस्याओं का विभाजन करके उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए और फिर इन्हें प्रस्तुत किया जाता है तब इनका समाधान संभव हो जाता है। जैसे शिक्षा की अगर हम सार्वजनिकता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें 100% नामांकन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके बाद में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करनी है। उसके बाद छात्रवृत्ति से उसे जोड़ा जाए तो इन समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा और इससे सार्वभौमिकता के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है तो उस समस्या का समाधान सरलता से नहीं होगा। जब उस बड़ी समस्या को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे तो उन छोटे छोटे अंशों को हम पूरा करते जाएंगे, छोटी छोटी समस्याओं को पूरा करते जाएंगे तो बड़ा लक्ष्य वो स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अनुशासन की अध्ययन सामग्री संबंधी चुनौतियां। तो पाठ्यक्रम में विविध विषयों की जो अध्ययन सामग्री होती है उसके निर्धारण की भी एक चुनौती होती है। बालकों के जो मानसिक स्तर का है उसी प्रकार से ठीक प्रकार से आकलन करके उसके अनुरूप ही अध्ययन सामग्री सावधानी पूर्वक चयनित करनी चाहिए। इसके बाद उसे समझ सकें वो उसे ग्रहण कर सकें। बालकों के लिए जरूरी है कि अगर हम उनके लिए सामग्री सही प्रकार से सावधानी पूर्वक चयनित करेंगे तभी वो उनका बोध है कर पाएंगे और उसे ठीक से समझकर और ग्रहण कर पाएंगे। धन्यवाद।